वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं द कॉबलर। मूवी की शुरुआत में एक मोची को दिखाया जाता है जो कि अपनी सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके एक अमीर आदमी के जूते ठीक कर रहा है। हालांकि जैसे ही वो उन जूतों को पहनकर देखता है वो अचानक से अमीर आदमी में बदल जाता है। अब मोची बिल्कुल जूतों के मालिक के जैसा दिख रहा है। फिर मौके का फायदा उठाकर वो पूरे शहर में एक महंगी गाड़ी में घूमता है। इसके बाद वो एक और बार को जूतों को ठीक करने में लगा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जूते एक पुराने ग्राहक हैं जो कि मर चुका है। इस बारे में कुछ पता न होने की वजह से मोची जूतों को पहनकर देखता है और जल्द ही वो भी मर चुके आदमी में बदल जाता है। अब इस खतरनाक रूप के साथ वो किसी गैंग के गुंडों को डराता है, जिसकी वजह से उन गुंडों की गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है। हैरानी की बात तो ये होती है कि इस एक्सीडेंट के बाद भी मोची बिल्कुल सही सलामत बच गया है। अब अपनी नई ताकत के साथ ये मोची जैसे चाहे वैसी जिंदगी जी सकता है। इसके बाद 19वीं सेंचुरी का समय दिखाया जाता है। मैनहट्टन शहर में कुछ व्यापारी मीटिंग कर रहे होते हैं। वो लोग काफी चिंता में दिखते हैं क्योंकि किराया बहुत महंगा हो गया है, जिससे उनका धंधा अच्छा नहीं चल रहा होता है। फिर कोई चारा न होने पर वो सभी पिंका सिमकिन नाम के एक मोची से मदद मांगते हैं। सभी व्यापारी पिंकास के पास इसीलिए आए हैं क्योंकि पिंकास के पास कोई खास तरह की खूबियां हैं। अब व्यापारी जमीन के मालिक के जूते सिमकिन को पकड़ाता है और बोलता है, भाई सिमकिन, तू अपना जादू चला वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। वैसे तो शुरुआत में सिमकिन ऐसा कुछ करने से मना कर देता है, लेकिन कुछ देर में मदद करने के लिए वो मान भी जाता है। अब सिमकिन बैठा हुआ सिलाई की मशीन से जूते ठीक करने में लगा हुआ है और सिमकिन की ये मशीन काफी अलग लग रही है। प्रेजेंट समय में दिखाते हैं तो हमें मूवी के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स सिमकिन है। मैक्स पिंका सिमकिन का ही कोई वंशज है और रिश्तों के हिसाब से बात करें तो पिंका सिमकिन मैक्स का पर दादा लगता है। मैक्स वही आदमी है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, लेकिन मैक्स को अब तक अपनी जादुई शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अपने पूर्वजों की तरह ही मैक्स भी मोची का ही काम करता है और वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए बहुत सारी मेहनत करता है। मैक्स अपनी माँ सारा के साथ रहता है जो कि काफी बूढ़ी होने के साथ साथ बीमार भी रहती है। दोनों एक छोटे से घर में रहते हैं और बताया जाता है मैक्स के पापा उन दोनों को बहुत सालों पहले छोड़कर चले गए थे। और मैक्स के दोस्तों की बात की जाए तो जिमी नाम का एक आदमी मैक्स के काफी करीब है। जिमी के बाल काटने की एक दुकान है जो कि मैक्स की दुकान के पड़ोस में ही है। अब एक दिन मैक्स दुकान में अपना काम कर रहा होता है, तभी एक लड़की उसकी दुकान में आती है। ये लड़की अपना नाम कैमेन बताती है और साथ ही बोलती है, मैं समाज सेवा करती हूँ और आजकल यहाँ के किराएदारों के लिए काम कर रही हूँ। मैं उनकी मदद करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। कैमेन साथ ही साथ बताती है कि कोई अमीर रियल एस्टेट वाले जबरदस्ती लोगों से उनकी दुकान और घर खाली करवा रहे हैं। इस वजह से मैं हर किसी के पास जा रही हूँ ताकि सरकार इन रियल एस्टेट वाले लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाए। अब वैसे तो मैक्स को इस सब काम में कोई दिलचस्पी है नहीं कि अमीर लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, लेकिन उसको कैमेन में दिलचस्पी होती है। कैमेन उसको क्यूट लगती है और इस वजह से वो जल्दी साइन भी कर देता है। अब अगले दिन लल्लो नाम के एक खड़ूस आदमी को दिखाते हैं जो मैक्स की दुकान में आया है और मैक्स से बोलता है, तुम मेरे जूते पॉलिश कर दो। मैक्स उसकी बात मान लेता है और जब मैक्स अपना काम खत्म करके साइड होता है तो लल्लो उसका काम देखकर काफी खुश होता है। इस वजह से लल्लो अपने पुराने और महंगे जूते ठीक करने के लिए मैक्स के पास ही छोड़ देता है। अब लल्लो के जाने के बाद हमारा मैक्स जूतों को ठीक करने में लगा हुआ है। हालांकि काम करते हुए उसकी सिलाई मशीन खराब हो जाती है और मैक्स मशीन को ठीक करवाने के लिए काफी मिस्त्रियों को कॉल करता है, लेकिन सभी के सभी बिजी होते हैं। वो मशीन को ठीक करने के लिए नहीं आ सकते। अब मैक्स के पास कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो अपनी कोई पुरानी मशीन ढूंढने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। तभी मैक्स को एक सिलाई मशीन मिलती है और ये वही मशीन है जो उसके खानदान वाले हमेशा से इस्तेमाल करते आए हुए हैं। पिंका सिमकिन ने भी इसी मशीन का इस्तेमाल मूवी की शुरुआत में किया था। अब मैक्स मशीन को चलाता है और लल्लो के जूतों को बिल्कुल ठीक करने लग जाता है। जूते ठीक होने के बाद मैक्स ऊपर जाता है और सोचता है कि यार मैं भी जरा पहन के देख लेता हूँ। अब जैसे ही मैक्स उन जूतों को पहनता है वो देखता है कि उसका शरीर लल्लो की तरह दिख रहा है। घबराकर मैक्स जल्दी से जूते उतार देता है और ऐसा करते ही मैक्स वापस से अपने रूप में आ जाता है। और मैक्स अपनी दुकान से एक और जोड़ी जूते लेता है और फिर उनको पहन कर देखता है, लेकिन अब की बार वो अपने असली रूप में ही है, वो बदलता नहीं है। इस बारे में काफी देर सोचने के बाद मैक्स को समझ आता है कि जब वो अपनी खानदानी मशीन से ठीक किए हुए जूतों को पहनता है तभी उसका शरीर बदलता है और वो किसी और इंसान का रूप ले लेता है। अब मैक्स पता लगाना चाहता है कि जो वो सोच रहा है क्या वो बिल्कुल ठीक है भी कि नहीं, इसलिए वो अपनी दुकान बंद करके अपनी खानदानी मशीन से कुछ पुराने जूते ठीक करने में लगा हुआ है। एक एक करके वो सभी जूतों को पहनकर देखता है और ऐसा करने से वो हर बार एक नए इंसान के रूप में चला जाता है। मैक्स को इस बात से बहुत खुशी भी होती है और वो अपनी बोरिंग जिंदगी से अब छुटकारा पा सकता है क्योंकि अब वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, बस उसको उसके जूते चाहिए। अब एक बार मैक्स एक चाइनीज आदमी का रूप बदलकर पूरे चाइना टाउन में घूमता है। इसके बाद वो एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। वो अपना रूप बदलता है और खाने का बिल चुकाए बिना ही वहाँ रेस्टोरेंट से निकल जाता है। फिर वो एक अमीर आदमी का रूप भी लेता है और फिर उस आदमी की महंगी कार और मस्त पूरे शहर में घूमता है। अपने पूर्वजों की मशीन मिलने के बाद तो मैक्स की लाइफ बिल्कुल चेंज ही हो गई है।
अगली सुबह जब मैक्स अपनी दुकान पर काम कर रहा होता है तभी ट्रायन नाम की एक सुंदर सी लड़की आती है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड एमिलियानो के जूते ठीक करवाने के लिए आई हुई है। मैक्स तो ट्रायन की सुंदरता से बिल्कुल मोहित ही हो चुका है और जल्दी उसके दिमाग में एक शरारती प्लान आता है। जादुई मशीन का इस्तेमाल करके मैक्स ट्रायन के बॉयफ्रेंड का रूप ले लेता है जो कि काफी सुंदर और जवान आदमी है। अब एमिलियानो का रूप बदलकर मैक्स एक बार में जाता है और काफी सारी लड़कियां उसके ऊपर ध्यान देने लग जाती है। इस बात से खुश होकर मैक्स तो जल्दी से एमिलियानो के घर पहुंच जाता है। घर में उसको ट्रायन मिलती है जो कि नहा रही होती है। मैक्स को एमिलियानो समझ कर ट्रायन बोलती है, बेबी तुम भी मेरे साथ नहाने आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैक्स को क्या चाहिए था, मैक्स जल्दी से ऐसा करने के लिए मान जाता है, लेकिन थोड़ी देर में उसको याद आता है कि अगर मैं अपने जूते उतार दूं तो मैं तो वापस से अपने असली रूप में आ जाऊंगा। इस वजह से मैक्स बहुत सारे बहाने बनाकर वहां से भागी जाता है। अब गुजरते दिनों के साथ मैक्स कैमन के प्यार में डूबता जा रहा होता है। इस वजह से मैक्स अलग अलग रूप बदलकर कैमन के पास घूमता रहता है और उसका पीछा करने में लगा हुआ है। उसी रात मैक्स खुशी के साथ अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ क्या आप किसी इंसान का रूप लेना चाहती हो? जवाब में सारा बोलती है, नहीं बेटा मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे पापा को एक बार देख लूं। ये बात सुनकर मैक्स के दिमाग में एक अच्छा आइडिया आता है। अगली रात वो सारा के लिए एक रोमांटिक डिनर की तैयारी करता है और साथ ही साथ एक प्यारी सी ड्रेस भी खरीदता है। अब दिखाया जाता है कि सारा तैयार हो रही है और तभी मैक्स अपने पापा का रूप लेकर सारा के पास आता है। बेचारी बूढ़ी औरत अपने पति से दोबारा मिलकर बहुत खुश होती है। सारा कुछ नहीं पूछती कि तुम कहाँ थे या फिर क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। वो बेचारी तो इन प्यारे पलों को जीना चाहती है, वो भी बड़े अच्छे से। दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं और अपने पुराने दिनों की बातों को याद करते हैं, फिर साथ में डांस भी करते हैं। फिर मैक्स अपने पापा के रूप में सारा को बेड तक लेके जाता है और तब तक सारा के साथ बैठा रहता है जब तक सारा सोती नहीं। अगली सुबह मैक्स आकर देखता है तो उसकी माँ सोते सोते ही भगवान को प्यारी हो चुकी है। कुछ ही समय में सारा की मौत की वजह से काफी सारे लोग आ जाते हैं और मैक्स इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। मैक्स को लगता है कि मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अब मैक्स को उदास देखकर जिमी मैक्स से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स इतना दुखी है कि वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अपनी माँ को खोने के बाद भी मैक्स अगले दिन काम करने के लिए दुकान पर पहुंच गया है। दुकान में आने वाला सबसे पहले ग्राहक होता है लल्लो, जो कि अपने जूते वापस लेने आया हुआ है। हालांकि मैक्स बोलता है कि मुझे तुम्हारे जूतों की पर्ची नहीं मिल रही है और बिना पर्ची के मैं जूते कैसे ढूंढूंगा, क्योंकि यहाँ पर हजारों जूते हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे जूते अभी नहीं दे सकता। अब ये बात सुनकर लल्लो भड़क जाता है और बोलता है, अगर तुमने शाम तक मेरे जूते नहीं दिए तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, समझे? और वो साथ ही साथ मैक्स की बहुत बेइज्जती भी करता है। फिर लल्लो के जाने के बाद मैक्स तय कर लेता है कि वो अपनी बेइज्जती के लिए लल्लो से बदला जरूर लेगा, इसलिए मैक्स चुपचाप रूप बदलकर लल्लो का पीछा कर रहा होता है। रास्ते में मैक्स को पता लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा गुंडा है जो कि लोगों को डरा धमकाकर उनकी पिटाई करके अपनी जिंदगी चलाता है। कुछ देर बाद ही लल्लो अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन जल्दी अपने साथियों के साथ बाहर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैक्स लल्लो का रूप लेकर लल्लो के घर पर जाता है। अब मैक्स लल्लो के घर से कीमती चीजों को चुराना चाहता है, लेकिन अंदर उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। लल्लो की गर्लफ्रेंड घर को खाली कर रही है क्योंकि वो लल्लो से तंग आ चुकी है। अब अकेले होने पर लल्लो पूरे घर की तलाशी में लगा हुआ है और जल्द ही उसको एक सूटकेस मिलता है जो कि खतरनाक हथियारों से भरा हुआ है। तभी मैक्स एक अच्छी दिखने वाली बंदूक उठाता है और उसको यूज करता है, लेकिन बेचारा खुद पर ही गोली चला देता है और बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद उसको होश आता है और वो बाहर भागने वाला होता है, तभी वहां पर असली लल्लो आ जाता है। अब असली लल्लो अपना बहरूपिया को देखकर हैरान है कि ये कौन है और ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो जल्दी मैक्स को मारने भी लगता है, लेकिन मैक्स अपने साथ बेहोश करने वाली बंदूक लाया था जिसकी मदद से वो लल्लो को बेहोश कर देता है। अब असली लल्लो को होश आता है और वो खुद को कुर्सी पर बंधा हुआ पाता है। जल्दी मैक्स लल्लो के पास आता है और इस बार वो एक लड़की की तरह वाला रूप लेकर आया है। मैक्स लल्लो को धमकाते हुए बोलता है, तुमने अपनी कीमती चीजें कहाँ छुपाई है मुझे बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लल्लो के पास भी कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो मैक्स को एक खुफिया तिजोरी के पास लेके जाता है जिसके अंदर बहुत सारी कीमती घड़ियां पड़ी हुई है। उसी समय लल्लो के घर के बाहर कुछ आदमी आते हैं और पता लगता है कि ये लोग लल्लो के साथी हैं। शुरू में मैक्स इस बात से डर जाता है, अब तो कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन जब लल्लो बोलता है कि मेरे ये आदमी मुझे लेने आए हुए हैं क्योंकि मुझे किसी से बहुत सारे पैसे लेने हैं, ये बात सुनकर तो मैक्स अपना रूप बदलकर लल्लो बन जाता है और फिर असली लल्लो के गुंडों के पास चला जाता है। एक तरफ तो मैक्स लल्लो का रूप बदलकर बाहर घूम रहा होता है और दूसरी तरफ असली लल्लो घर पर बंधा हुआ है। रास्ते में लल्लो का एक गुंडा बोलता है, बॉस मेरे पास आपको हैरान कर देने वाला एक तोहफा है। फिर वो जल्द ही मैक्स को एक खुफिया गैरेज में लेके जाते हैं। वहाँ लल्लो के बहुत सारे गुंडे हैं और कुछ गुंडे किसी पैट्रिक नाम के आदमी की पिटाई कर रहे होते हैं क्योंकि पैट्रिक उनके यहाँ से चोरी करता था। सारी जगह खून खराबा देखकर मैक्स तो घबरा जाता है और जल्द ही बाथरूम में पहुंच जाता है। फिर थोड़ा शांत होने के बाद वो वापस बाहर आता है और अपने आदमियों से बोलता है कि इस पैट्रिक को छोड़ दो। मैक्स साथ ही साथ बोलता है कि सभी लोगों को दूसरा मौका तो जरूर मिलना चाहिए, है ना?
अब लल्लो की ये बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लल्लो कभी भी ऐसी बातें नहीं करता था। वो तो अपने शिकार को कभी छोड़ता ही नहीं था। लेकिन मैक्स के बोलने पर सभी लोग पैट्रिक को छोड़ देते हैं। अब इस सब के बाद मैक्स और उसके गुंडे अपने काम पर निकल जाते हैं और जल्द ही किसी बड़े घर में पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ा घर इस सारी जमीनों की मालकिन एलन ग्रीनवाल्ड का है। बिना कोई देर किए एलन लाखों रुपए से भरा बैग मैक्स को पकड़ा दिए। एलन बोलती है कि इतने सारे पैसों के बदले में तुम्हें मेरे दुश्मन को जान से मारना होगा। अब मैक्स ऐसा नाटक करता है कि जैसे वो सब कुछ जानता है और फिर बड़े जोश के साथ वहां से चला जाता है। हालांकि जब मैक्स रूप बदलकर लल्लो के घर पर पहुंचता है, तभी असली लल्लो बंदूक के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। असली लल्लो मैक्स का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स समझदारी दिखाकर अपना एक जूता ही उतार देता है। ऐसा करते ही मैक्स अपने असली रूप में आ जाता है और ये देखकर लल्लो बहुत घबरा जाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। फिर मौके का फायदा उठाकर मैक्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो एक तीखी चीज लल्लो के गले में डाल देता है, जिससे लल्लो बहुत घायल हो जाता है और मैक्स वहां से बच निकलता है। अब सुबह के समय दिखाते हैं तो वो अपनी गलती के लिए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। मैक्स की सभी बातें सुनने के बाद कुछ पुलिस वाले मैक्स के साथ लल्लो के घर पर आते हैं, लेकिन वहां का सीन देखकर सभी हैरान, क्योंकि लल्लो के घर में किसी तरह का ना ही कोई कत्ल होता है, ना ही कोई निशान, ना ही खून, कुछ भी नहीं। लल्लो की लाश, खून के निशान सब गायब, यहाँ तक कि जो हथियार घर में थे वो भी गायब। अब मैक्स पुलिस वालों को बोलता है, सर मैं आप लोगों को बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। लेकिन बिना कोई सबूत के पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते और इसलिए वो सभी वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद मैक्स वापस अपनी दुकान पर पहुंचता है और वहां टेबल पर पड़े पैसे और हथियार देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अब मैक्स के साथ चल रही सभी चीजों से वो तंग आ जाता है और पैसे और हथियार उठाकर वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन अचानक जिमी आता है और मैक्स को भी जाने से रोक देता है। जिमी काफी चिंता में बोलता है, दोस्त तुम काफी समय से अजीब व्यवहार कर रहे हो और तुम हमेशा दुकान से गायब रहते हो, ऐसा क्यों? लेकिन मैक्स जिमी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और वहां से निकल जाता है। अगले सीन में मैक्स एक औरत का रूप लेकर एलन के घर पर पहुंचता है। वो झूठी कहानी बनाते हुए बोलता है, लल्लो आपका दिया हुआ काम पूरा नहीं कर सकता और इसीलिए ही उन्होंने मुझे पैसे वापस देने के लिए भेजा है। लेकिन एलन को सारा झूठ साफ साफ दिख रहा होता है। वो अपने आदमियों को बोलती है कि तुम लोग इसको मारकर बेहोश कर दो। उस रात जब मैक्स को होश आता है, वो देखता है कि दो लोग उसको अपने साथ कहीं लेके जा रहे हैं। वो दोनों गुंडे एक घर को जला देने की बात करते हैं। वो दोनों आदमी ये भी बात करते हैं कि वो मैक्स को कैसे कैसे मार सकते हैं। अब ये बात सुनकर मैक्स एक जोड़ी जूते निकालता है और ऐसा करने से वो एक मरे हुए इंसान का रूप ले लेता है। बस फिर क्या था, मरे हुए इंसान को अपनी गाड़ी में देखकर दोनों गुंडे डर जाते हैं और इस सब के दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर मैक्स वहां से भागता है। अगली सुबह जब मैक्स अपनी दुकान पर पहुंचता है तो उसका ध्यान कैमन के दिए एक पर्चे पर जाता है। उस पर्चे को देखकर मैक्स को पता लगता है कि जिस आदमी के लिए कैमन अभी तक लड़ रही है, ये वही आदमी है जिसको एलन मरवाना चाहती है। उस आदमी का नाम सोलोमोन है। अब चिंता से भरा मैक्स कैमन के पास पहुंच गया है और सभी बातें उसको बता देता है। रास्ते में जाते हुए कैमन बोलती है, एलन एक अमीर औरत है जो कि बिल्डिंग को तोड़कर एक बड़ी दुकान बनाना चाहती है। कैमन आगे बोलती है कि अभी तक एलन ने सभी किराएदारों को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन सोलोमोन ही एक ऐसा इंसान है जो घर खाली करने को तैयार नहीं है। अब दोनों साथ में मिलकर सोलोमोन के घर पर जाते हैं और उसको बताते हैं कि कैसे एलन तुम्हें मरवाना चाहती है। ये बात सुनने के बाद भी बूढ़ा सोलोमन बोलता है, मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि इस घर में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। ये बात सुनकर कैमन को काफी बुरा भी लगता है, लेकिन जल्द ही मैक्स को एक अच्छा आइडिया आता है। अगली सुबह मैक्स सोलोमन का रूप बदलकर एलन से मिलने आता है। वो एक शर्त रखते हुए बोलता है कि मैं अपनी जगह खाली करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे काफी सारे पैसों के साथ साथ शिकागो जाने की एक टिकट भी चाहिए। शिकागो में मेरी बेटी रहती है, इसलिए मैं उसको मिलना चाहता हूँ। अब एलन इस बात के लिए जल्द ही मान जाती है और सभी तैयारियों में लग जाती है। उसी शाम एलन के गुंडे जेफरी और ब्रायन सोलोमोन के घर पर आते हैं और वो सोलोमोन को पैसे पकड़ा ही देते हैं। सभी लोग अपने काम में बिजी होते हैं, इसलिए मैक्स को अपने जूते छुपाने का मौका मिल जाता है और फिर वो अपने प्लान के हिसाब से काम करने लगता है। सबसे पहले मैक्स जेफरी का रूप लेकर एलन को कॉल करता है और बोलता है, मैम सोलोमोन ब्रायन के साथ यहाँ से जा चुका है। अब कुछ देर में असली जेफरी सोलोमोन के घर पहुंच गया है, इसलिए मैक्स ब्रायन का रूप लेकर जेफरी को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ असली सोलोमोन असली ब्रायन के साथ इधर उधर घूम रहा होता है। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एक पुलिस वाले का ध्यान इस बात पर जाता है कि ब्रायन के पास हथियार है। अब अगले दिन रास्ते में कहीं कैमन को एलन मिल जाती है और कैमन बोलती है, मैं बस अभी अभी सोलोमोन से मिलकर आई हूँ। ये बात सुनकर एलन हैरान हो जाती है और सोच रही है कि जेफरी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। एलन जल्दी सोलोमोन के घर पर जाती है और देखती है कि सोलोमोन तो घर में ही है। असल में ये सोलोमोन नहीं, ये आदमी मैक्स है। गुस्से में भड़की हुई एलन बोलती है कि बूढ़े, अगर तुम अभी के अभी इस घर को खाली नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जान से मरवा दूंगी। लेकिन अचानक ही पीछे के कमरे से कुछ रिपोर्टर्स बाहर आते हैं और अब पता लगता है कि ये सभी मैक्स की चाल थी। वो एलन के गलत कामों के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहा था और उसको सबूत भी मिल जाते हैं।
उसी शाम एलन को जेल में पहुंचाने के बाद मैक्स और कैमन मिलते हैं। वो दोनों जल्दी साथ घूमने जाने का तय करते हैं। उसी रात मैक्स आखिरी बार लल्लो का रूप लेकर लल्लो की गर्लफ्रेंड के पास जाता है। मैक्स लल्लो की कीमती घड़ियां उस लड़की को पकड़ा देता है ताकि इन घड़ियों को बेचकर वो लड़की अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर सके। लेकिन जब मैक्स बाहर जाता है तभी पैट्रिक और उसके आदमी मैक्स को लल्लो समझकर अपने साथ कहीं लेके जाते हैं। ज्यादा दूर जाने से पहले उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है। अब जैसे ही मैक्स जागता है वो अपने आप को जिमी की दुकान में पाता है। जिमी बोलता है कि एक्सीडेंट के बाद मैंने तुम्हें कार से बाहर निकाल लिया था और फिर मैं तुम्हें यहाँ लेके आ गया। अब मैक्स काफी कंफ्यूज हो गया है, इसलिए वो जिमी से बोलता है तुम हमेशा मेरी मदद करने क्यों लगे रहते हो। इसके जवाब में जिमी अपने जूते उतारता है और फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है और एकदम से मूवी में कुछ खतरनाक चीज दिखाई जाती है। जिमी ही मैक्स का पापा है जिसका असली नाम अब्राहम है। वो अभी तक जिमी के रूप में छुप कर रह रहा था। मैक्स को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता, इसलिए अब्राहम बोलता है कि मुझे अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बुरे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इसके बाद अब्राहम मैक्स को एक खुफिया कमरे में लेके जाता है जहां बहुत सारे महंगे जूते रखे हुए हैं। सभी के सभी जूते अलग अलग लेकिन बहुत खास आदमियों के हैं। इसके बाद अब्राहम बोलता है रूह बदलना हमारे खानदान के खून में है और मैक्स बेटा अब तुम्हारी बारी है कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। अब दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं जहाँ पर एक महंगी गाड़ी और एक ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा होता है। कार में बैठकर दोनों मशीन के जादू के बारे में बात करते हैं और इस बारे में भी बात करते हैं कि ये मशीन को कैसे बनाया गया होगा और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली मजेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।